नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण से संबंधित टॉप 50 MCQ कवर करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी वीडियो में कवर करते रहेंगे। तो जो आने वाले नर्सिंग एग्ज़ाम की भर्ती हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। पहला क्वेश्चन है, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति की कार्यक्षमता कम और धीमी हो जाती है, क्या कहलाती है? मंद गति। इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, बीमारी के कारण है, क्या कारण है? बीमारी के कारक पर्यावरण परपोषी, तो इसका डी आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ऐसा रोग जो शीघ्र ही तथा कम समय के लिए होता है, क्या कहलाता है? एक्यूट डिजीज यानी तीव्र रोग, ये आंसर होगा। ऐसा रोग जो माँ बाप से बच्चे में संचारित होता है, क्या कहलाता है? आनुवंशिक रोग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। नेक्स्ट, किसी जाति अथवा समुदाय के लोगों में निरंतर रहने वाला रोग क्या कहलाता है? स्थानिक रोग, एंडेमिक रोग, यानी कि जो रोग बना रहता है वो खत्म नहीं होता। रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश तथा उनकी वृद्धि एवं विकास की अवस्था क्या कहलाती है? संक्रमण, ये आंसर होगा। संक्रमण के कारक होते हैं, कौन कौन से कारक हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, इसका डी आंसर उपरोक्त सभी। रोग कारकों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन, इसका डी आंसर होगा। अधिकतम रोग फैलाने वाले जीवाणु किस pH पर अच्छी वृद्धि कर सकते हैं? 7.2 से 7.6, सी आंसर होगा। संक्रमण से मुक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? अपूर्तिता, सी आंसर होगा। ऐसा कारक जो जीवाणु की वृद्धि रोकता है, क्या कहलाता है? जीवाणुरोधी। नेक्स्ट, ऐसा कोई भी पदार्थ जो अनुकूल परिस्थितियों में रोग प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रोत्साहन कहलाता है, क्या कहलाता है? वो एंटीजन, प्रतिजन। एंटीजन एक ऐसे पदार्थ जो एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। रोग कारकों के शरीर में प्रवेश होने पर शरीर द्वारा उसके प्रति प्रतिरोधक तत्वों का निर्माण कर इन्हें नष्ट कर देना क्या कहलाता है? इम्यूनिटी, सी आंसर होगा। टीकों के प्रकार है, जीवित टीके, मृत टीके, मिश्रित टीके, तो इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। टीकों की स्थानीय प्रतिक्रियाएं जो लोकल रिएक्शन क्या कहलाती है? सूजन व लालिमा, जब भी टीका लगाते हैं तो सूजन हो जाती है और उसका चकत्ता बन जाता है। बच्चों में प्राणोत्तेजक बीमारी है, कौन सी है? काली खांसी, इसे पर्टोसिस भी कहा जाता है। काली खांसी यानी पर्टोसिस एक संक्रामक श्वसन संक्रमण है जो बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टोसिस किसके कारण फैलता है? बोर्डेटेला पर्टोसिस के कारण। खासकर छोटे बच्चों के लिए और लंबे समय तक चलने वाली खांसी के दौरों के लिए जाना जाता है, जिसके बाद सांस लेने पर हूफ की आवाज़ आती है। टीकाकरण के उद्देश्य क्या है? टीकाकरण के उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, इसका डी आंसर सही होगा। निम्न में से किसका उपयोग शीत श्रृंखला कोल्ड चेन के लिए आजकल नहीं किया जाता? कौन सा? डे कैरियर, सी आंसर होगा। कोल्ड चेन एक तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला है जिसमें परिस्थितित उत्पादन, भंडारण और वितरण सुविधाएं शामिल रहती है। कोल्ड चेन उपकरण कौन कौन से हैं? कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर और इंसुलेटेड बॉक्स। मीजल वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है? सबक्यूटेनस। MMR वैक्सीन जांघ या ऊपरी बांह की मांसपेशियों में 2 खुराक के रूप में दी जाती है। MMR वैक्सीन यानी कसरा, गलसो, कंठमाला और रूबेला को रोकने में मदद करता है। MMR की शुरुआत कब हुई थी? भारत में 1999 में सिंगल डोज के तौर पर हुई थी, तो इसका डी आंसर होगा। सामान्य व्यक्ति में 24 घंटों में लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित किया जाता है? 1500 से 2000 ml। वृक्क या गुर्दे मूत्र निर्माण और मूत्र त्याग के लिए उत्तरदायी प्रमुख अंग है। सामान्य मूत्र का pH कितना होता है? 4.5 से 8, और मूत्र का विशिष्ट घनत्व 1.003 से 1.032। नेक्स्ट है, मूत्र का अधिक मात्रा में उत्सर्जन करना क्या कहलाता है? बहुमूत्रता, इसका बी आंसर होगा। मूत्र में नाइट्रोजन अधिकतर यूरिया के रूप में उत्सर्जित होता है। प्रतिदिन लगभग 11 ग्राम नाइट्रोजन का औसत उत्सर्जन होता है। रक्त का नमूना प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी है? छेदन विधि, शिरावेदन और वैक्यूलर विधि, तो इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा द्रव एंटीकोगुलेंट है? कौन सा है? ऑक्सलेट, सोडियम फ्लोराइड और ट्राइसोडियम सिट्रेट, तो इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। एंटीकोगुलेंट ऐसी दवाई हैं जो रक्त को गाढ़ा होने या थक्के बनने से रोकने में मदद करती है।
नेक्स्ट है समस्त प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु स्पोर सहित को नष्ट करने का क्या कहलाता है? निर्जीवाणुकरण। सी आंसर होगा। निर्जीवाणुकरण की विधियाँ कौन कौन सी? उबालना, भाप निष्क्रमण और जलाना। तो इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कचरे के स्रोत हैं कौन कौन से हैं? घरेलू स्रोत, अल्पकाल के व्यर्थ पदार्थ और औद्योगिक स्रोत। तो डी आंसर सही होगा। निम्न में से व्यर्थ पदार्थों को निष्कासित करने की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? सुखाना। सी आंसर होगा। इनको जलाकर नष्ट किया जा सकता है, गाड़ कर नष्ट किया जा सकता है, भस्म करके नष्ट किया जा सकता है, सुखाकर नष्ट नहीं किया जा सकता। एक्सपेंडेड प्रोग्राम्स ऑफ इम्यूनाइजेशन भारत में कब शुरू हुआ? 1978 में। वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों कौन कौन सी है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक और खसरा से बचाना था। BCG वैक्सीन की डोज कितनी होती है? 0.1 ml। यह टीका मुख्यतः शिशु को TB और मेनिंजाइटिस से सुरक्षित रखने के लिए लगाया जाता है। BCG यानी बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन टीका सुई को 15 डिग्री के कोण पर डाला जाता है। कितने डिग्री पर रखते हैं सुई को? 15 डिग्री के कोण पर। मीजल्स वैक्सीनेशन शिशु में कब किया जाता है? 12 से 15 महीने में। मीजल्स का टीका जिसे खसरा, कंठमाला, रूबेला वैक्सीन MMR भी कहा जाता है, जो कि बच्चों को आमतौर पर 12 से 15 महीने की उम्र में दिया जाता है और फिर 4 से 6 साल की उम्र में दूसरी खुराक दी जाती है। एक सर्जिकल घाव को माना जाता है स्वच्छ घाव। सी आंसर होगा। अस्पताल में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन में संक्रमित प्लास्टिक की नलियाँ, कैथेटर, सिरिंज आदि किसमें डालने चाहिए? लाल डिब्बे के कलर में। नेक्स्ट विसंक्रमण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग एक भाप के दबाव का प्रयोग करके वस्तुओं को कीटाणु रहित करने की एक प्रक्रिया है। निम्न में से घाव की देखभाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? डी। घाव की सफाई अधिक संक्रमण वाले भाग से कम संक्रमण वाले भाग की ओर की जानी चाहिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट अस्पताल में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन में शारीरिक अंगों व मृत ऊतकों को किस रंग के डब्बे में डाला जाता है? पीले रंग के डब्बे में। रोग कारक का शरीर में प्रवेश करना क्या कहलाता है? इन्फेक्शन। संक्रमण वह स्थिति है जब सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, वायरस, कवक या परजीवी किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं जिससे बीमारी होती है, तो इस प्रवेश करना क्या कहलाता है? संक्रमण, इन्फेक्शन। वह कारक जो बैक्टीरिया को मारता है, विसंक्रामक। डी आंसर होगा। सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को किस तरीके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? ऑटोक्लेविंग, भाप के द्वारा। नेक्स्ट व्यक्ति द्वारा उत्पन्न संक्रमित पदार्थ को तुरंत विसंक्रमित करना क्या कहलाता है? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन का हिंदी में अर्थ है समवर्ती कीटाणु शोधन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान ही संक्रामक पदार्थ जैसे मलमूत्र, उल्टी या दूषित वस्तुओं को कीटाणु शोधन किया जाता है। नेक्स्ट एक संक्रमित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना क्या कहलाता है? आइसोलेशन, जैसा कि कोरोना के समय हुआ था। ऑटोक्लेविंग की परिस्थितियाँ होती है, कौन सी होती है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड या 250 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान, 30 से 60 मिनट, 15 LBS पर इंच दाब। इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। श्वसन विसंक्रमण में उपयोग किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? मास्क। इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट श्वसन रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्मजीव क्या कहलाता है? एंटीजन, प्रतिजन। एंटीजन शरीर के वायरस, बैक्टीरिया, ट्यूमर और सामान्य कोशिकाओं पर पाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है उसे एंटीजन कहा जाता है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन कहाँ पाया जाता है? अस्पताल में। नेक्स्ट क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने हेतु उपयुक्त तकनीक कौन सी है? बैरियर नर्सिंग। क्रॉस संक्रमण तब होता है जब बैक्टीरिया और वायरस जैसे खतरनाक रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इसको क्रॉस संक्रमण या बैरियर नर्सिंग कहा जाता है। एसेप्टिक तकनीक का मुख्य पहलू है हाथ धोना। एसेप्टिक तकनीक का मुख्य पहलू सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रवेश को रोककर संक्रमण को रोकना होता है। नेक्स्ट कौन सा सर्जिकल में प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? विसंक्रमित क्षेत्र नरमी युक्त होना चाहिए, इसका सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सी गैस विसंक्रमण के काम में आती है? कौन सी आती है? फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र HCHO है। इसे मेथेनॉल भी कहा जाता है। ये एक रंगहीन तीखी गंध वाली गैस है जो पानी में आसानी से घुल जाती है। नेक्स्ट
यूसोल के घोल में किसका मिश्रण होता है? बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर का। सी आंसर होगा। मच्छरदानियों का उपयोग करना किस प्रकार के विषमपर्कन का उदाहरण है? रक्त विषमपर्कन। इसका बी आंसर होगा। मच्छरदानी का उपयोग मुख्य रूप से मलेरिया फैलाने वाले वेक्टर एनोफिलीज गैम्बिया से सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ये इम्यूनाइजेशन से संबंधित एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए थे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।